और ये आपके स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगा। देखो स्क्रीन पे आया क्वेश्चंस। क्वेश्चन आ गया सर। ओके, सो 440 तक हो गया, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 441, राइट। सो 441, इफ स्टॉपेज इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। ये हम पहुंच गए हैं, देखो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हुआ है। इफ द स्टॉपेज इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, the train shall be protected for the occupied line by placing one detonator at from the train and similarly two detonators. So ऑटोमेटिक एरिया में प्रोटेक्शन का नियम ये पूछ रहे हैं। ओके, सो ऑटोमेटिक एरिया में आप लोगों को सबको याद ही होगा, है ना। बताओ एक आदमी कोई तो आंसर बताओ। इसका आंसर तो लिखा है डी, है ना। बोलो आंसर है इसलिए बता ही देंगे। So 90 meter, 180 meter and 190 meter, two डेटमीटर at 180 meter, 10 meter apart, तो डी आंसर है। और यहाँ पे एक बात और जान लो कि ऑटोमेटिक एरिया में सिर्फ पीछे, ट्रेन के पीछे ये डेटमीटर लगाने का नियम बदलता है, 90, 180 और 190 मीटर। बाकी अगर बगल वाली लाइन पे लगाना है या आगे की ओर लगाना है तो सेम 6.03 के हिसाब से लगता है। ये हमेशा याद रखना, राइट। देन नेक्स्ट, ठीक है ना, मालूम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद चलेंगे हम लोग 442। व्हेन ए लोको पायलट हैज टू पास एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन, ही शैल स्टॉप हिज ट्रेन एट द डैश prescribed by special instruction and report particulars of automatic stop signal passed at on by him. So next reporting station, इसमें जो आंसर एक ही दिया है, कहाँ रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग स्टेशन, ही सेल स्टॉप हिज ट्रेन एट द नेक्स्ट रिपोर्टिंग। ओके, तो रिपोर्टिंग स्टेशन का मतलब जानते हो क्या है, जहाँ पे स्टेशन मास्टर है, बीच में ब्लॉक सेक्शन है, तो ए से लेके बी को गाड़ी जा रही है तो ए भी रिपोर्टिंग स्टेशन है, बी भी रिपोर्टिंग स्टेशन है। जहाँ जहाँ स्टेशन मास्टर है वहाँ पे उसको रिपोर्टिंग स्टेशन बोलते हैं। कभी कभी डाउट आता है, क्योंकि जो एक नोटिस स्टेशन बोलते हैं ना कासन ऑर्डर देने के लिए, सो वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ रिपोर्टिंग का मतलब जहाँ पे स्टेशन मास्टर है, स्टेशन स्टाफ है, उसको रिपोर्टिंग स्टेशन बोला जाता है, बस उतना ही है। देन 443, when a failure of automatic signaling is likely to last for some time or cause serious delay, train shall be worked from station to station over the section or sections concerned under dash special instruction. सो ये देखो रूल नंबर 9.12 है, तो यहीं पे वो जो सब अमेंडमेंट हुआ है रूल में कि प्रोलॉन्ग फेल्योर ऑफ सिग्नल है तो ऑटोमेटिक वर्किंग रोक देते हैं और TRD 912 दे के गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट। सो उसी का है, तो अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आंसर है यहाँ पे। GR है ना ये, कि जो भी SR होगा उस जोन का उसके अनुसार गाड़ी चलेगी। अब ये यूनिफाइड SR जो रेलवे बोर्ड का है ना, अमेंडमेंट नंबर 17, उसके बाद 18 आया तो वो भी वैसा ही है लगभग। तो पूरे जोन में ऑटोमेटिक का सेम रूल हो गया है, यूनिफाइड SR बना दिया। 444, गेट सिग्नल इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय। सो इसका आंसर है जी मार्कर एंड इल्यूमिनेटेड ए मार्कर व्हेन गेट इज क्लोज्ड। सो मतलब कि जी मार्कर तो रहता ही है गेट सिग्नल में, और जो ए मार्कर रहता है वो जल रहा है। इल्यूमिनेटेड का मतलब उसकी लाइट जल रही है, तो इसका मतलब गेट बंद है, तो ए आंसर है। बाकी में देखो किसी में ओपन लिखा है, किसी में और लिखा है, तो गलत है आंसर, ए करेक्ट है। देन 445, when a marker is illuminated
गेट स्टॉप सिग्नल इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी, इट मीन्स अगर ए मार्कर इल्यूमिनेटेड है इसका मतलब गेट बंद है, सीधा मीनिंग क्या है, सी आंसर, गेट बंद है। 446, when gate signal in automatic area is at on and a marker is illuminated, ए मार्कर जल रहा है इसका मतलब गेट बंद है, तो कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन का रूल, ए आंसर। देन 447, when gate signal in automatic area is at on and a marker is not illuminated, या तो not illuminated बोलते हैं या तो extinguished भी बोल सकते हैं, मतलब प्रदीप्त नहीं है या बुझा हुआ है, देन एलपी सेल फॉलो द रूल, ए मार्कर बुझने का मतलब होता है कि गेट खुला है, तो उसको गेट रूल और ऑटोमेटिक रूल दोनों फॉलो करना पड़ेगा, तो बी आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। देन 448, GNSR rule pertaining applying to railway servant generally is mentioned in dash, सो इसका आंसर क्या है, चैप्टर 2। ये यहाँ पे घुमा के दूसरे चैप्टर में पहुँच गया है क्वेश्चन। सो चैप्टर 2 में जो अपना रेलवे सर्वेंट है उनके बारे में रूल्स दिए हैं, जैसे 2.09 है और ड्रिंक और सेडेटिव सप्लाई ऑफ रूल बुक सब चैप्टर 2 में दिया है, तो आंसर है बी फॉर बॉम्बे। देन 449, GNSR रूल पर्टेनिंग टू सिग्नल, इस क्वेश्चन बैंक में ये रूल नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखा है। रूल नंबर पर्टेनिंग टू सिग्नल्स इज मेंशन्ड इन डैश, तो इसका आंसर है सी, चैप्टर नंबर 3। सिग्नल का कहाँ ऐसा देखो, नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है डिफिनीशन है बेसिकली, चैप्टर नंबर 2 क्या है, रेलवे सर्वेंट के रूल हैं, चैप्टर 3 सिग्नल का है, तो स्टार्टिंग तो मोटा मोटा याद रहना चाहिए। चैप्टर 4 क्या है, वर्किंग ऑफ ट्रेन्स के बारे में है, कार्य पद्धति के बारे में ज़्यादा दिया है। चैप्टर 5 में क्या संटिंग है, और 5th चैप्टर का सिक्योरिंग स्टेबलिंग उसके बारे में दिया, तो ऐसा मोटा मोटा आइडिया रहे तो अच्छा है। ओके, देन 450, इसमें क्या है, एओएम लेवल के भी क्वेश्चंस हैं और नीचे लेवल के भी है। देन 450, रूल पर्टेनिंग टू वर्किंग ऑफ ट्रेन जनरली, ये कहाँ, चैप्टर 4 रहना चाहिए इसका, तो डी आंसर है, चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ ट्रेन के बारे में है। देन 451, रूल पर्टेनिंग टू कंट्रोल एंड वर्किंग ऑफ स्टेशन, सो ये है चैप्टर नंबर 5, वर्किंग ऑफ स्टेशन और कंट्रोल, जो संटिंग का कंट्रोल रहता है वो सब चैप्टर 5 में दिया है, ए है आंसर। 452, पर्टेनिंग टू एक्सीडेंट एंड अनयूजुअल अकरेंसेज, तो ये अनयूजुअल वाले सब चैप्टर 6 में दिया है, लर्च है, रेल फ्रैक्चर, रेल ब्रेकेज है, प्रोटेक्शन है, ट्रेन पार्टिंग, डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग, ये सब अनयूजुअल जितना है चैप्टर 6 में रहता है। देन 453, GNSR रूल पर्टेनिंग टू सिस्टम ऑफ वर्किंग, सिस्टम ऑफ वर्किंग किधर दिया है, चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें एसेंशियल्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ये सब दिया हुआ है, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ वर्किंग। देन 454, रूल पर्टेनिंग टू एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम इज मेंशन्ड इन, ये चैप्टर 8 में दिया है, चैप्टर 8 में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का डिटेल वर्किंग दिया है। इसके बाद चैप्टर 9 में दिया है ऑटोमेटिक वर्किंग, तो 455 उसी का है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, सी आंसर है चैप्टर 9। तो 9 तो सबको याद रहता है कि ऑटोमेटिक का है, चैप्टर 8 जो है एब्सोल्यूट का है, और चैप्टर 7 जो है सिस्टम ऑफ वर्किंग का है, राइट। देन 456, रूल पर्टेनिंग टू ब्लॉक वर्किंग इज, ब्लॉक वर्किंग के बारे में कहाँ दिया है, चैप्टर 14। ये जो पीएलसीटी का फॉर्म होता है, देखो क्या होता है, 1425 होता है ना, टी आर ए बी सी डी, तो ये सब जो ब्लॉक वर्किंग वाले हैं पीएलसीटी वगैरह का पूरा रूल कहाँ दिया है, चैप्टर 14 में। देन 457, रूल पर्टेनिंग टू परमानेंट वे, इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियरिंग का तो 15 में दिया है, तो बी है आंसर, चैप्टर 15, बी फॉर बॉम्बे, उसमें ब्लॉक और इंजीनियरिंग का परमानेंट वे का बहुत
कुछ नहीं है, कुछ रूल तो ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग वालों के लिए ज़्यादा यूजफुल है, कुछ ऑपरेटिंग के लिए भी है उसमें, तो दोनों मिला के दिया है। देन 458 रूल पर्टेनिंग टू एलसी गेट। एलसी गेट का कहाँ दिया है? चैप्टर नंबर 16, सी आंसर है। चैप्टर 16 में एलसी गेट का दिया है, बाद में अपेंडिक्स का भी में भी दिया है और चैप्टर 16 में भी दिया है। देन 459 रूल पर्टेनिंग टू वर्किंग ऑफ ट्रेन इन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन का चैप्टर नंबर है 17 चैप्टर। टोटल 18 चैप्टर हैं, तो यहाँ देखो क्रम से 17 चैप्टर तक आ गए हम। अब चलेंगे हम लोग 460। चलो भाई, सर 18 में मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस क्या चीज होता है सर? मिसलेनियस का मतलब उसमें तो कुछ कार्ड के बारे में दिया है, कुछ और चीज़ों के बारे में दिया है। तो मिसलेनियस का मतलब होता है जिसमें कई चीज़ों के बारे में देते हैं, कोई क्लियर एक हेडिंग नहीं बोल सकते उस चैप्टर का, तो इसलिए मिसलेनियस वर्ड दिया है। मिसलेनियस का मतलब तो मिश्रित, राइट, समझे बात? वैसा बात। उसमें कुछ गार्ड के बारे में पढ़ना है, कुछ खास बात दिया, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिया है गार्ड के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में दिया है। 460 नॉर्मली उसमें से, उस चैप्टर से एग्जाम वगैरह में कोई टॉपिक खास है नहीं, ऐसे मिली जुली बातें हैं उसमें, देखना है तो देखेंगे एक दिन। 460 इन फॉलोइंग ट्रेन पायलट गार्ड ट्रेन स्टाफ एंड, ये जो ट्रेन चलाने के सिस्टम थे ना, स्टार्टिंग में जब रेलवे शुरू हुआ तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक तो प्रेजेंट में यूज हो रहा है, ये सब लास्ट में बने हैं और वही चल रहे हैं। स्टार्टिंग में इस तरह ट्रेन चलते थे, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम, ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। ए ट्रेन तो वो सब में क्या होता था, ए ट्रेन शैल फॉलो अनदर फ्रॉम ए स्टेशन अनलेस देयर हैज elapsed एन इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन डैश। तो ये सब उसमें जो सिस्टम ऑफ वर्किंग में ये सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, तो इसका आंसर है बी, 15 मिनट। तो उस तरह की गाड़ी आजकल चलती नहीं है, तो खाली वो पुराने टाइम में कैसा था कि एक के पीछे एक गाड़ी स्टार्ट करते थे, तो 15 मिनट कम से कम गैप होना चाहिए था, वो दिया है चैप्टर जो अपना 7 में, सिस्टम ऑफ वर्किंग में, राइट। देन 461 in following train, pilot guard train staff and ticket system, speed of all the train following the first train shall not exceed। तो पीछे की गाड़ी की स्पीड कितना रहती थी? सी आंसर है 25 kmph। प्रेजेंट में यूज ही नहीं है, तो ऐसा एग्जाम अगर डाले तो एओएम वगैरह में डालते हैं, उसका मतलब ये है ताकि लोगों से गलती हो और कुछ लोग पीछे हटें, उस तरह के क्वेश्चन डालने का वही मीनिंग है। देन 462 ट्रेन्स में बी वर्कड ऑन द वन ट्रेन ओनली सिस्टम ओनली ऑन डैश ऑन सिंगल लाइन। तो इसका आंसर है डी, 60 टर्मिनल ब्रांचेज। अब आजकल ऐसा है नहीं, ओनली वन ट्रेन सिस्टम जो बोलते हैं ना, जैसे साइडिंग में रहता है कि एक ट्रेन जाएगी और पूरा लोडिंग अनलोडिंग का काम जो भी है करके बाहर आएगी, तभी दूसरी ट्रेन जाएगी, वो साइडिंग में अभी भी चल रहा है। तो ये पुराने टाइम में स्टार्टिंग में ऐसा चलता था कि जैसे छोटा दूरी कहीं पे, जैसे शिरडी का सुना होगा, एक ब्रांच लाइन जाती है कहीं से निकलती है वो, कि वहाँ पे एक ही पैसेंजर ट्रेन जाती है मॉर्निंग में और वही ट्रेन आफ्टरनून या इवनिंग में वापस आती है। वो शिरडी के दर्शन के लिए बनाया है ब्रांच लाइन, वहाँ दूसरी कोई ट्रेन नहीं जाती है, तो ओनली वन ट्रेन सिस्टम ऐसी जगह चला सकते हैं। तो इसीलिए डी आंसर है जो दिया है जिंडसार में, 60 टर्मिनल ब्रांचेस, मतलब थोड़ी दूर जाने वाली ब्रांच लाइन पे ऐसा कर सकते हैं। सर 463 नांदेड़ डिवीजन में भी अभी भी है। हाँ ना, ये शिरडी वाला तो नांदेड़ में नहीं होगा सर, सेंट्रल रेलवे में। नांदेड़ में सर वहाँ नहीं है, अकोला हाँ आकोट चलता है सर अभी। हाँ, अकोला अकोट, अच्छा ओके, वो ब्रांच लाइन में एक जाएगी वही वापस आती होगी, तो वहाँ पे यस सर। बीच में स्टेशन नहीं होंगे लगता है क्या? हम्म, सबको सर क्लेम करके मेनलैंड सेट कर दिया है। अच्छा ओके। सो पर स्टाफ नहीं रहता बीच में स्टेशन पे कोई? कहीं भी स्टाफ नहीं रहता, 40 के स्पीड से जाता है, 40 के स्पीड से आता है, बीच में यानी क्रॉसर कि वॉसर जिस ऑर्डर भी आता स्टेशन है। जिस स्टेशन से भेजते हैं तो लास्ट में जाएगा, तो वहाँ लास्ट स्टेशन पे भी कोई नहीं रहता ना वहाँ पे?
कोई नहीं रहता वहां पर। तो देखो 1 घंटा क्या था, पौना घंटा का जितना टाइमिंग है, रुकने के बाद फिर वही वापस लेके आ जाता है। वही गार्ड लोग को पायलट एलपी मिलके चला लेते हैं। तो वही है, वो वन ट्रेन सिस्टम वही है, करेक्ट बोले। नांदेड़ में भी एक है, अकोला से आकोट ना। यस यस। ओके राइट, ठीक। देन सर फोर इंटरनल डिवीजन में कडप्पा से भी था सर। खड़प्पा वाला मैं तो नहीं सुना, अब नया चलाया हो तो भले। वन ट्रेन सिस्टम चलाया है क्या? पहले से अभी तो लगता है बंद हो गया है सर। हाँ हो लाइन सक है लेकिन बंद है। हाँ पहले पुराने टाइम में रहा होगा, हमारे टाइम में तो नहीं था, हमसे पहले रहा होगा, हो सकता है। ओके। देन 463 द रनिंग, ये सब क्या होगा, जो डिवीजन का WTT नांदेड़ का होगा उसमें दिया होगा थोड़े रूल, और जिस स्टेशन से निकल के ब्रांच लाइन जाती है वहाँ के SWR में दिया होगा, तो उसको पढ़ने से ही पता लगेगा, वो JNSR में नहीं दिया रहता। देन द रनिंग ऑफ एवरी ट्रेन from one block station to another be regulated by means of any one of a combination of the following. सो इसमें देखो ABC देखेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और टोकन करेक्ट है। ट्रैक सर्क्यूट और एक्सियल काउंटर वो भी सही है, उससे भी ट्रेन को समझ में आता है कि सेक्शन क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन में बात करते हैं, वो भी सही है। तो एनी वन ऑफ द एबव, तो ट्रेनों का संचालन ये तीनों तरीके से किसी से भी कर सकते हैं। तो 463 का आंसर है डी। 464 द इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये टेलीफोन जो इसी को बोलते हैं। कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट एट एनी स्टेशन शैल बी अप्रूव्ड बाय डैश एंड शैल नॉट बी ब्रॉट इनटू यूज इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कौन अप्रूवल देता है? तो इनका भी अप्रूवल CRS से लेना पड़ता है। हाँ, 14th चैप्टर में बात दिया हुआ है। ये है आंसर। ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब जो नया कंपनी देती होगी ना ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो एक बार वो कंपनी को अप्रूवल, पहले तो रेलवे वाले प्रशासन देंगे, बाद में CRS से लेने के बाद तब यूज करेंगे। और यो जिस कंपनी के टेलीफोन यूज करना होगा तो प्रशासन मानने के बाद CRS से अप्रूवल लेते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS से अप्रूवल लेने के बाद ही यूज करना पड़ेगा। ओके, सो याद रखना है इसको भी। देन 465 नो रेलवे सर्वेंट शैल इंटरफियर विथ ब्लॉक वर्किंग इक्विपमेंट। ब्लॉक वर्किंग बोले तो यही है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ब्लॉक टेलीफोन है, आर देयर फिटिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग रिपेयर्स आर फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ डैश। बी क्या है, स्टेशन मास्टर। मतलब जैसे स्टेशन में अपने ESM आ गया या कोई उनका सिग्नल का मैकेनिक आ गया, तो बिना स्टेशन मास्टर के अनुमति के कुछ ओपन करके ऐसा रिपेयर अटेंड नहीं कर सकता है। ये तो करेक्ट बात है। सो स्टेशन मास्टर बी आंसर है। Then 466 no person shall dash the electrical block instrument until he has passed test in the operation of block instrument and unless he holds dash granted by railway servant appointed in this behalf by the railway administration। मतलब वो भी जो अटेंड करने आते हैं ना, तो उनको भी competency सर्टिफिकेट ये सब चाहिए। तो इसका आंसर है सी, कि कोई भी ऑपरेट ऐसा नहीं करेगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। वही है, वो जो ESM वगैरह है आके यहाँ पे STTC है ना, जो अपना ZRTI के बगल में जुड़ा हुआ है, उसको STTC बोलते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर। तो दोनों का बाउंड्री जुड़ा हुआ है, अंदर अंदर आ जा सकते सब लोग। तो उसके अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उनको कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही वो लोग ये सब काम अटेंड कर सकते हैं। देन 467 अच्छा, ये जो अपना गेटमैन का कॉम्पिटेंसी 5 साल के लिए है, होता है ना लाइफ, आप लोगों को 5 साल का मिलता है क्या? यस। अच्छा नहीं सर, हम लोग का 3 साल का ही रहता है। अच्छा, लेकिन गेट वाला 5 साल का देते हैं। वो इंजीनियरिंग वाले का रहता है सर। अच्छा ओके, इंजीनियरिंग वाले का 5 साल है, ऑपरेटिंग वाले को 3 साल का ही है। ओके, ऑपरेटिंग वाले को मेंशन नहीं रहता है सर, वो सेंटर में गेट पर दोनों जगह काम करता है ना। हाँ हाँ करेक्ट। तो उस गेट के बारे में लिखा रहता है उसमें आपके कॉम्पिटेंसी में कि गेट में काम कर सकते हैं ना, दोनों चीज का रहता है, सेंटर और गेट दोनों का रहता है, दोनों तो का। इसीलिए 3 साल रहता है उसका, है ना। हम्म। ओके ओके, और इंजीनियरिंग वाला क्योंकि खाली गेट पे करना है तो उसको 5 साल दे देते हैं। ओके,
ये आप लोगों का तो डिवीजन में रहता ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में, और इनका जो इंजीनियरिंग वाला कहाँ जाता ट्रेनिंग करने, गेटमैन वगैरह वो लोग अलग है उनका? डिवीजन में ही होता है सर। अच्छा, उसी में आते, सेम में जिसमें आप लोग रहते हैं? नहीं 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 नहीं, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अलग सेंटर होता है। वो लोग कराते हैं, ओके। जो सिविल इंजीनियरिंग वाला ट्रेनिंग सेंटर रहता है उसमें करते होंगे। हाँ हाँ, उसी में। ओके ओके, राइट। देन 467, the certificate of competency for operations of block instrument shall only be valid for a period of dash। तो यहाँ इनका ESM का पूछ रहा है, सी है आंसर 3 years, यानी STTC में भी 3 साल का ही है, जैसा ZRTI का 3 साल है वैसे ही ये भी है। देन 468, in case of bell code signal on block instrument, identify the statements which are false। कौन से नीचे गलत है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बेल कोड के बारे में? सो ईच बेल कोड सिग्नल रिसीव्ड मे नॉट बी एक्नॉलेज्ड, ये पहला ही गलत है भाई। क्योंकि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे स्टेशन मास्टर जो भी बेल देता है तो अगला स्टेशन मास्टर उसको एक्नॉलेज जरूर करना है। Then दूसरा देखेंगे, सर ये नो 467 का क्या बोले सर? 467 3 years, सी आंसर। ये जो तो ये एक बार सब, बोलिए ना सर 70। हाँ क्या बोले? सर ये सम का तो 4 साल का होता है सर, ये तो तो कहीं पढ़ा था। 14.04 में चेक करना है तो जेंडर साल सर्टिफिकेट, क्योंकि जेंडर सर का ही रूल है, इसमें रोल नंबर लिखा है, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। द सर्टिफिकेट ऑफ सर ये कॉम्पिटेंसी सम का फॉर, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट 4 साल का होता है कि? हाँ तो फिर तो ये क्रॉस चेक करना चाहिए, जहाँ भी डाउट है। 14.04 है ना थोड़ा जी? चेक कर लेंगे सर इसको। अभी अभी चेक करेंगे 14.04। ये एसएम के लिए दिया हुआ है ना सर? एसएम का है ये? नहीं हाँ। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। एसएम का तो 3 साल है, एसएम ईएसएम का, का 4 साल है। हाँ 14th चैप्टर में एसएम का दिया है क्या, वो देखेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी 242 पेज में है, ओके। 242 पेज में जाना पड़ेगा, यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है? 242, ये आया बेल कोड 242, इसमें रहेगा ना GR 14.04। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ नो पर्सन सेल ऑपरेट द इलेक्ट्रिक, अच्छा ऑपरेशन का तो एसएम का हो गया ना फिर ये तो। नो पर्सन सेल ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल ब्लॉक अंटिल ही हैज पास्ड टेस्ट इन ऑपरेशंस ऑफ ब्लॉक एंड अनलेस ही होल्ड्स कंपनी वैलिड फॉर 3 ईयर ही रहेगा वो तो। फिर नीचे दिया है ना प्रिंसिपल ZRTI, SR में दिया है 3 years। तो SR का नाम देना चाहिए, लोग GR का नाम क्यों दे रहे हैं? अच्छा GR में भी दिया है 3 years, ओके। GR में भी दिया है 3 years और SR में भी दिया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन समझने में हम लोग क्या था, वो नोबडी विल अटेंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसका कॉम्पिटेंसी है। यह है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, रिपेयर का नहीं है। तो हम लोग एक वर्ड में थोड़ा मिस करके ESM के बारे में सोचने लगे। रिपेयर वर्ड होगा तो रहेगा इसका ESM का, ऑपरेशन बोल रहा है ना तो स्टेशन मास्टर का हो गया, करेक्ट, इसीलिए है 3 years। और ये जो अजय बोल रहे हैं ना कि ESM का 4 year होता है, तो उनका एकदम बात सही है। ESM का आएगा तो 4 year ही रहेगा। अब बैठ गई बात, अच्छा है डाउट क्लियर कर लिए। ऑपरेशन वर्ड है तो स्टेशन मास्टर के बारे में सोचना चाहिए, बात भी सही है। देन 468, ये तो देख लिए हम लोग कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, एक्नॉलेजमेंट नहीं देना है। सेकंड थर्ड सही रहेगा, नो बेल कोड सिग्नल शैल बी एक्नॉलेज अंटिल इट इज क्लियरली अंडरस्टूड, ये भी करेक्ट है कि भाई जब तक आप बेल कोड आपने एक मिला कि 2 मिला नहीं समझे तब तक आप रिप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर फ़ोन में कंटेक्ट करना चाहिए। ए बेल कोड सिग्नल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी कंप्लीट अंटिल इट इज एक्नॉलेज, ये भी सही बात है कि हमने 2 बेल माला, इज लाइन क्लियर, तो जब तक उधर से रिप्लाई ना आए तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ओनली 1 जो है वो गलत है, ए आंसर। 469, if bell code signal is sent and does not reply on block instrument, the signal shall be repeated at interval of not less than dash
until reply is received, मतलब हमने बेल कोड दिया तो कितने इंटरवल पे रिपीट करना है? सी आंसर है 20 सेकेंड। तो ये थोड़े याद करने वाले गिनती है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का बेल रिपीट करना है, रिप्लाई नहीं मिला तो 20 सेकेंड का गैप देना चाहिए। ओके, सो ये देखो नॉलेज है तो कहीं काम आएगा। और भी 470, ये यसम वाले में ज़्यादा काम आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। All signals received are sent on the electrical block instrument and the timing of receipt and dispatch shall be entered therein dash by the person operating the block instrument। कहाँ एंट्री करते हैं हम? अच्छा, वो जगह नहीं पूछ रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर एक्नॉलेजमेंट। सो इसका एंट्री तो करेंगे हम, और वो कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद तुरंत एंट्री करना चाहिए। Then 471, the timings entered in the TSR, train signal register on the TSR, shall be the actual timing except that dash। So इसमें क्या भरना है आंसर? Any fraction of a minute shall be counted as 1। जैसे मान लो टाइम लिखते समय 9:04 हुआ है, तो 9:04 लिख सकते हैं। थोड़ा 30 सेकंड के और ऊपर हो रहा है तो 9:05 लिख सकते हैं, मतलब सेकंड लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बी आंसर है मिनट, घंटा और मिनट के रूप में ही टाइम लिखना चाहिए। सो कहने का मतलब कि जो आगे गया है 9:04 तो उस 30 सेकंड को 1 मिनट मानना है। इसका मीनिंग ये हुआ एनी फ्रैक्शन ऑफ मिनट शैल बी काउंटेड एज 1, उसको 1 मान के लिखना चाहिए। तो देन 472, इन केस ऑफ TSR फॉर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स व्हिच आर फॉल्स। TSR के बारे में निम्न में कौन सा बात गलत है? नंबर 1, ऑल एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेड इन ब्लू और रेड इंक। ये गलत है बात। कुछ एंट्री रेड इंक में करते हैं, नॉर्मली एब नॉर्मल वाले हैं, और बाकी तो ब्लू या ब्लैक इंक चलता है ना। ये पहला गलत है। नो इरेजर शैल बी मेड इन द रजिस्टर, ये तो करेक्ट है, इरेजिंग नहीं करना है। कुछ गलती हुआ है तो ऐसा लाइन ड्रा कर देना क्रॉस, कि ताकि उसको पढ़ा जा सके कि क्या लिखा था पहले, भले हमने गलत काटा है, उसको एकदम से पेंट नहीं कर देना, कहने का मतलब। नंबर 3, इफ एनी एंट्री इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट ए लाइन शैल बी ड्रॉन थ्रू, वही जो बोल रहे थे, सो दैट इट मे बी रेड एट एनी टाइम एंड द करेक्ट एंट्री शैल बी मेड एबव इट। सो गलती हो गया तो एक लाइन क्रॉस कर दे, दिखता रहेगा क्या लिखा था हमने, और उसके ऊपर सही चीज लिख देना है। द पर्सन हु कीप्स द रजिस्टर फॉर द टाइम बीइंग शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एंट्रीज मेड देयरइन। जो ऑन ड्यूटी है TSR उसी की जिम्मेदारी है। तो इसमें पहला वाला गलत है, तो आंसर ए है, ओनली 1। ओके, देन 473, the normal authority for the loco pilot of the train to enter the block section as authority to proceed is। so इसका हमेशा याद रखो, ऑफ पोजीशन ऑफ एडवांस स्टार्टर, या कहीं आता है MCQ में ऑफ एस्पेक्ट ऑफ LSS, ऑफ पोजीशन ऑफ LSS, वही करेक्ट आंसर है। ओके, एडवांस स्टार्टर लिखे या LSS लिखे, दोनों करेक्ट। देन 474, when the block section has been cleared by the arrival of the train or by the removal of the cause of blocking, the block section shall be closed by the block station in advance by giving dash। वो बेल कोड पूछ रहा है क्या इसका? सी है आंसर, प्रेस्क्राइब्ड बेल कोड सिग्नल, करेक्ट। तो कितना बेल मारते हैं भाई? ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया तो 4 बेल है ना, करेक्ट। याद है, आप लोग भी यूज करते कि नहीं? क्या संदीप, कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के नजदीक नहीं जा रहे? सर ये जब ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे कितना बेल मारना चाहिए मालूम है? ऐसा तो यूज कर नहीं रहा है सर। हाँ, इसलिए टच में नहीं है, लेकिन और लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोग करते हैं ना। क्या अजय, अजय को मालूम है सर कि नहीं? रूल तो है, मगर अभी वो पैनल भी हट गया ना सर, UFSBI आ गया अभी पूरा।
अच्छा, हाँ, तो फिर स्टेशन मास्टर उंगली से टिंग टिंग कर देता है उसमें। जो पुराना रहता था ये हम्म। नूर और ये एसजी ब्लॉक, तो उसमें क्या है, थोड़ा पता लगता है कि हाँ बेल मार रहे हैं। इसमें तो टूई टूई पता भी नहीं लगता है। तो एक्चुअल में ऐसा है इसमें तो कि हमेशा टू टू ही करते रहता है। हाँ, बात सही कह रहे हो, नहीं समझ में आता है। वही 2 बेल का मतलब रहता है लाइन क्लियर पूछते हैं या देते हैं या माँगते हैं, तो 2 बेल है। 3 बेल का मतलब है जब एलएसएस पार करके गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है, और 4 बेल का मतलब होता है कि ये मोटा-मोटा ऐसा, बाकी तो बहुत सारे बेल कोड है, वो याद करना पड़ेगा, तो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में है। 4 बेल का मतलब कि ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया, लाइन क्लोज हो रही है। ओके, राइट। 475, before bell code signal for closing of block section is given, the SM shall satisfy himself as per the prescribed special instruction. ऑल द एबव, इसका ऑल द एबव है तो तीनों करेक्ट होगा। ट्रेन हैज अराइव्ड कंप्लीट, काज ऑफ ब्लॉकिंग हैज बीन रिमूव्ड, कंडीशंस अंडर व्हिच लाइन क्लियर कैन बी गिवन आर कंप्लाइड, तो ऑल द एबव। ओके, देन 476, where section a BPC is provided and complete track circuiting of station section is installed and functioning, and dash would be taken as assurance for complete arrival of the train. Okay, so clear indication of BPC होना चाहिए, देन क्लियर इंडिकेशन ट्रेन अराइव्ड विद इन फाउलिंग मार्क, वो भी आता है बीपीएससी में। सो डी आंसर है बोथ ए एंड बी। जहाँ पे बीपीएससी लगा रहता है तो फाउलिंग मार्क तक का पता लगता है, ब्लॉक सेक्शन क्लियर और फाउलिंग मार्क क्लियर दोनों पता लगता है। देन 477, if two engines are coupled together, or if one engine in front and another in rear of the train, the authority to proceed shall be given to dash, तो लीडिंग लोको को ही देंगे, ए है आंसर ना, एलपी ऑफ लीडिंग इंजन। ये तो जो जीएनएसआर नहीं पढ़ा आइडिया से भी बता सकता है, आगे वाले को भी एटीपी दिया जाएगा। 478, when owing to failure of non provision of electrical block instrument, the authority to proceed is, फेल्योर हुआ है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो क्या देंगे, लाइन क्लियर टिकट। यानी उसी पीएलसीटी को, पेपर लाइन क्लियर टिकट को शॉर्टकट लाइन क्लियर टिकट भी लिखा रहता है जेएनएसआर में। सो बी आंसर है। 479, टू डिस्टिंग्विश पेपर लाइन क्लियर टिकट फॉर अप एंड डाउन डायरेक्शन शैल बी प्रिंटेड ऑन द टिकट। क्या प्रिंट रहता है भाई, वाटर मार्क एरो, करेक्ट, एरो बना रहता है। जो पीएलसीटी है ना, अप एंड डाउन तो लिखा भी रहता है, टी बार सी टी बार डी भी लिखा है, एरो भी बना रहता है कि वैसा भी दिखाई देता है वाटर मार्किंग के साथ से झलकता है। आप वाला में नहीं है ना सर? क्या अब में नए वाले में नहीं दे रहा है? वाटर मार्क अब में नहीं है लगता, वो ओनली कॉर्नर पे है एरो मार्क। हाँ, तो पुराने वाले में तो रहता था वाटर मार्क। अब मान लो नया उसको प्रिंट करने में क्या पता महंगा पड़ता हो, तो नहीं भी दिए तो भी जीएनएसआर में चेंज नहीं किया इन्होंने, ये वाला चेंज नहीं हुआ है। तो आप आंसर लिख सकते हैं, वाटर मार्क एरो पॉइंटिंग अप एंड डाउन, राइट, नो प्रॉब्लम। एरो मार्क तो बनाएंगे ही, नए वाले में भी बनाएंगे ही, हालांकि अप एंड डाउन लिखा है तो, लेकिन जल्दी से दिख जाए उसके लिए किया इन्होंने। देन 480, एवरी पोर्शन ऑफ द परमानेंट वे शैल बी इंस्पेक्टेड, परमानेंट मतलब वही रेलवे ट्रैक, by some railway servant by special instruction to increase to once in 2 days in the case of lines। ये सब 15 चैप्टर में इंजीनियरिंग वालों का दिया है ना, जो उसके बारे में पूछ रहा है। उसका डी आंसर है डेली ऑन फुट। ये जो इंस्पेक्शन करता है रेलवे ट्रैक का जाके, पेट्रोलिंग वगैरह ये सब, तो डेली जो है कम से कम करना ही है, एक आदमी उनका स्टाफ करेगा ही करेगा। सो इसका आंसर याद करो, डेली ऑन फुट का मतलब पैदल चल के। Then 481, every portion of the permanent way shall be inspected daily on foot by some railway servant by special instruction be increased to dash in the case of lines with light and infrequent traffic। So कब बढ़ाते हैं, तो उसका आंसर है once in 2 days, मतलब डेली एक कर रहे हैं। और कुछ ये जो हुआ कुछ
इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एवरी पोर्शन ऑफ द परमानेंट वे शैल बी इंस्पेक्टेड डेली एंड फुड बाय सम रेलवे सर्वेंट बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन बी इंक्रीज, बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब 2 दिन में 1 बार और बढ़ा सकते हैं, यानी 2 दिन में 2 बार होना था तो 2 दिन में 3 बार करेंगे इसका मतलब। लेकिन ये भी ऐसा छोटा छोटे पॉइंट्स दिए हैं इसमें, तो इसका आंसर ए है 1 इन 2 डेज। ये बहुत माइनर चीज़ों को उठा के रखा है क्वेश्चन बैंक में। देन 482, ए गैंग शैल नॉट कमेंस और कैरी ऑन एनी वर्क which will involve danger to trains or to traffic without the previous permission of dash इंस्पेक्टर ऑफ वे और वर्क, यानी जो PWI है उसी को बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ वे, या PWI बोलते हैं परमानेंट वे इंस्पेक्टर। बिना उसके अनुमति के जो नीचे वाले हैं ऐसा अपने मन से कोई काम शुरू नहीं करेंगे। देन 483, whenever due to lines being under repair or due to any other obstruction it is necessary to indicate to the loco pilot that he has to stop or proceed at a restricted speed, the following signals shall be shown on a double line and on single line। तो सी आंसर है इसका, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो गाड़ी को रोकना है या एक प्रतिबंधित गति से चले जाना है तो जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर लगाते हैं वो सब सिंगल लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रेन। और जो सिंगल लाइन है इन ईच डायरेक्शन, दोनों तरफ सिंगल लाइन में लगाएंगे। और डबल लाइन में क्या है, जिस लाइन पे काम कर रहे हैं तो जिधर से गाड़ी आने वाली है एक ही तरफ से आती है डबल लाइन में, उसके हिसाब से लगाएं। सी आंसर है। देन 484, when the train is required to stop and the restriction is likely to last only for a day। तो ये याद होगा, तो हम लोग पढ़े थे एक दिन ना कि एक दिन से जब कम का काम रहता है, गाड़ी रोकना है तो बैनर फ्लैग और 3 डेटोनेटर लगाते हैं। एक दिन से ज़्यादा का काम है तो बोर्ड लगाते हैं। तो वही वाला क्वेश्चन है ये बैनर फ्लैग कितने दूर पे लगाते हैं तो 600 मीटर, और डेटोनेटर आगे कुछ दिया होगा, क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ डैश इन एडिशन स्टाफ हैंड सिग्नल। तो डेटोनेटर भी पूछ रहा है, बैनर फ्लैग का भी पूछ रहा है, और फिर हैंड सिग्नल का भी पूछ रहा है। तो इसमें डी है 600 मीटर पे बैनर फ्लैग, 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर्स है, और 30 मीटर पे क्या है, स्टाफ हैंड सिग्नल शैल बी शोन एट 30 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जो अवरोध है उससे 30 मीटर पहले एक स्टाफ हैंड सिग्नल रहेगा, और लास्ट डेटोनेटर जहाँ भी डेटोनेटर लगाते हैं तो वहाँ रूल 45 मीटर का है, वहाँ पर भी एक आदमी रहता है। तो डी आंसर है 600 मीटर, 1200 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर। ओके, देन 485, when the train is required to stop and the restriction is likely to last for more than a day। एक दिन से ज़्यादा का काम है, गाड़ी रोकना है, तो उसमें स्टॉप बोर्ड लगेगा, कासन बोर्ड लगेगा, और टी बार पी, टी बार जी सारे बोर्ड लगेंगे। तो इसमें देखो ए आंसर, स्टॉप इंडिकेटर लगेगा। कहाँ पे लगेगा, 30 मीटर पहले। कासन इंडिकेटर वो 1200 मीटर क्वेश्चन में लिखा है, वहाँ पे कासन बोर्ड लगेगा, तो देख के उसको बैठा सकते हैं। ओके, नॉलेज है तो बैठ जाएगा। देन 486, when the train is not required to stop and the restriction is likely to last for a day or less। गाड़ी नहीं रोकना है और एक दिन से कम का है, तो दिखाते हैं ना 800 मीटर पे प्रोसीड विथ कासन वाला हैंड सिग्नल, तो वो वाला है ये। तो इसका आंसर है बी, प्रोसीड विथ कासन हैंड सिग्नल एट डिस्टेंस ऑफ दिस एंड अगेन एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। तो एक 30 मीटर पे और एक 800 मीटर पे प्रोसीड विथ कासन, वो हरी झंडी लेके दिखाते हैं। सो बी आंसर है। ओके, 486 का बी फॉर बॉम्बे। देन 487, when a train is not required to stop and the restriction is likely for more than a day। एक दिन से ज़्यादा का काम है और गाड़ी को नहीं रुकना है, तो क्या लगता है, स्पीड बोर्ड लगेगा। स्पीड बोर्ड लगेगा और कासन बोर्ड तो रहेगा ही।
और TRP TRG भी रहता ही है। तो इसका आंसर सी है। स्पीड इंडिकेटर कितना दूर पे रहता है? 30 मीटर। और 800 मीटर क्या बता रहे हैं इसमें? फ्रॉम द प्लेस एंड अगेन ए caution इंडिकेटर एट ए डिस्टेंस ऑफ नर्व इससे। सो इसमें जो 800 मीटर कहाँ पे है इसमें? इट शैल बी एग्जिबिटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश। तो स्पीड इंडिकेटर हो गया 30 मीटर पे हो गया। आर एज स्पेसिफाइड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। 800 मीटर का तो रूल नहीं है, कहाँ से 800 मीटर आंसर में दिया है इसमें भाई? आप लोग दिमाग लगाओ। 487 में फर्स्ट डैश में आ गया स्पीड इंडिकेटर, सेकेंड डैश में एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड अगेन ए caution इंडिकेटर एट ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 800 और एज स्पेसिफाइड। इसका मतलब GR में दिया है क्या ऐसा? caution घाट खत्म के बारे में बता रहा है क्या सर? देखना है क्या? 15.09 फिर तो देखना चाहिए ये, नहीं तो ऐसा मन में डाउट बना रहेगा। मीटर गेज का दिया हुआ है क्या सर वो 800 मीटर? हाँ, वो मीटर गेज में तो यूज होता है, पर यहाँ MG का नाम नहीं दिया है ना इस पे। डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 800 मीटर और स्पेसिफाइड कहो तो देख लेते हैं। 15.09 देख लेंगे सर। है ना? हम्म, 15.09 ये 15 चैप्टर आ गया। 06 ये आया 15.09। GR में देखना है। GR भी काफ़ी बड़ा है। शोइंग ऑफ सिग्नल whenever due to lines being under repair due to any, यहाँ पे आ गया when the train is required to stop and the restriction like last for only day or less। ये रोकने वाला है तो ये हो गया बैनर फ्लैग। when the train is required to stop and the restriction likely to last for more than one day, इसमें तो स्टॉप बोर्ड का आ गया। then C में when the train is not required to stop and the restriction is likely to last only for a day, इसमें भी नहीं आएगा, स्पीड वाला आएगा इसमें। when the train is not required to stop and the restriction likely to last for more than a day, तो D में आना चाहिए। यहाँ पे है 800। देखो, स्पीड इंडिकेटर shall be exhibited at a distance of 30 meter from the place of obstruction and again a caution indicator at a distance of at least 800 meter from the place of obstruction। The distance of 800 meters shall be suitably increased by special instruction where required in addition। अच्छा, ये है बात। इसका मीनिंग ये हुआ कि GR में ये दिया है कि कम से कम 800 मीटर पहले कासन बोर्ड रहेगा। स्पीड बोर्ड तो 30 मीटर ठीक है, और ये 800 मीटर का जो कासन बोर्ड का लोकेशन है, इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सुटेबली कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो इसलिए अपने जोन में तो 1200 मीटर है, तो इसलिए अपने लोगों को क्या है 1200 मीटर याद रहता है। तो इसलिए देखने से फ़ायदा है, आपका माइंड में क्लियर रख लो। यहाँ पे देखो कैसा दिया है कि इंडिकेट again a caution indicator at a distance of 800 meter or as specified by special instruction from the place of obstruction। मतलब कि GR में 800 मीटर है मिनिमम और स्पेशल इंस्ट्रक्शन में उसको बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर है। राइट, ये डाउट अब क्लियर हुआ। तो आप भी मन में रख लो ये बात कि GR में 800 मीटर ही दिया है मिनिमम, उतना रखना। ज़्यादा रखे तो और अच्छा है। तो SR में अपने यहाँ 1200 मीटर कर दिया है। ओके, चलो। देन 488
Wherever caution, speed or stop indicators are provided to indicate the place of work, the LP shall be informed to resume normal speed by dash. सो टर्मिनेशन इंडिकेटर्स बोलते हैं, मतलब जहाँ पे भी स्पीड बोर्ड या स्टॉप बोर्ड लगा है तो आगे जो टी बार पी टी बार जी बोर्ड रहेगा, वहाँ इंजन पहुँचने के बाद नॉर्मल स्पीड पिकअप कर सकते, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन इंडिकेटर या टर्मिनेशन बोर्ड। देन 489, ईच इंस्पेक्टर ऑफ बे, पीडब्ल्यूआई मतलब जहाँ भी ऐसा लिखा रहा समझना पीडब्ल्यूआई और वर्क सेल एट लीस्ट डैश इंस्पेक्ट द परमानेंट वे, फ्लैग, सिग्नल, लैंप्स, ये सब कितने दिन में एक बार पीडब्ल्यूआई इंस्पेक्शन करना चाहिए। अपना उस दिन पावर पॉइंट देखे तो इसमें दिया था ये, तो इसका आंसर है वंस इन एवरी मंथ। इसमें उनके नीचे का भी स्टाफ रहता है, एएन का भी दिया रहता है, दिया हुआ है। पीडब्ल्यूआई का है कि महीने में एक बार जरूर इंस्पेक्शन करना है अपना ये रेलवे ट्रैक और जो इनके संबंधित कर्मचारियों के फ्लैग, सिग्नल लैंप, वो सब चेक करना चाहिए। देन 490, ए व्हीकल विच कैन बी लिफ्टेड bodily of the line by 4 men shall be deemed to be a dash, and any similar but heavier vehicle shall be deemed to be a dash। तो जो हल्की है, 4 आदमी उठा सकते हैं, उसको क्या मानना चाहिए? उसको मानते हैं ये ट्राली। और जिसको नहीं उठा सकते आसानी से, वो भारी होती है, उसको मानते लॉरी। तो दोनों के वर्किंग के रूल में अलग अलग है। बी है आंसर। हल्के वाले को ट्राली बोलते, भारी वाले को लॉरी बोलते। 491, एनी ट्रॉली विच इज सेल्फ प्रोपेल्ड बाई मीन्स ऑफ ए मोटर, तो उसको क्या बोलते हैं? मोटर ट्रॉली। ये तो आसान है। 491 सी। 492, gatemen where provided shall at all level crossing be prepared whenever such level crossing required to be open to road traffic to show a dash to any approaching train, stop hand signal। यानी कि जब भी एलसी गेट को रोड के लिए हम ओपन करते हैं तो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई ट्रेन आ रही है, कुछ गड़बड़ है, तो स्टॉप हैंड सिग्नल हमारे पास रेडी होना चाहिए, तैयार स्थिति में रहना है। देन 493, एवरी गेटमैन ऑन नोटिसिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द लाइन सेल एट वंस, अब गेटमैन की तरह सोचना है इसमें, सेल एट वंस रिमूव इट, और इफ अनेबल टू डू सो सेल क्या क्या करना चाहिए उसको? टेक एक्शन टू इंश्योर दैट द फिक्स्ड सिग्नल इफ एनी प्रोटेक्टिंग द गेट इज केप्ट एट ऑन। यानी कि कोई आके ट्रक फंस गया है रेलवे ट्रैक में, कुछ गड़बड़ हो गया गेट पे, तो इन्फॉर्म तो एसएम को पहले ट्राई करेंगे जल्दी से इन्फॉर्म कर दें। दूसरा बात, वो जो सिग्नल है गेट का, अगर इंटरलॉक गेट है तो ऑन रखेंगे, हमारे पास ऑपरेशन उसका है तो। देन सो स्टॉप हैंड सिग्नल एंड डू हिज बेस्ट टू स्टॉप अप्रोचिंग ट्रेन, वो भी करेंगे। सी सेल प्रोटेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन एज पर रूल 3.62, मतलब जो डेटोनेटर लगाने का नियम है, जिधर से ट्रेन आने की संभावना है सो उधर डेटोनेटर लगाने के लिए भी जाएंगे। सो ऑल द अबव, डी करेक्ट आंसर है। देन 494, सर बोलिए। ये 3.62 क्या है? 3.62 में भी गेट के बारे में मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि गेट को अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको प्रोटेक्ट करने का नियम दिया हुआ होना चाहिए। अब ये है कि उसको फिर से 3.62 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो लिखा है, ये जो 15 चैप्टर में पूरा दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी लिखा है इन द सर्कमस्टेंसेस डिटेल्ड इन रूल 15.7 द गेट गैंगमेट और एनी अदर सर्वेंट, यानी कि वहाँ पे इंजीनियरिंग का गेट के बारे में दिया है। देखो 3.62 हम मिल जाए तो फटाफट देख लेते हैं। 3.62 कई जगह इसमें रिफर किया हुआ है। प्लेसिंग ऑफ, इसका हेडिंग है 3.62 का, प्लेसिंग ऑफ डेटोनेटर्स इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, पेज नंबर 72 में दिया है। हेडिंग से भी समझ में आ रहा है। हेडिंग दिख रहा है आपको? 3. हाँ बस सर, हाँ सर, अब सेक्शन में चले आगे कि छोड़ दें? आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। ये आ गया, ये यहाँ पे मेन भी खुल गया। ओहो, पीछे आगे बढ़ गया।
यहाँ पे प्लेसिंग ऑफ whenever in consequence of an obstruction of a line it is necessary for a railway servant to stop approaching train, he shall proceed plainly showing his stop hand signal to a point 400 meter from the obstruction. AMG का दिया रहेगा 400 मीटर, 800 मीटर, 810, 1200, provided that on broad gauge the first detonator shall be placed at 600 meter and 3 detonators at 1200. तो ही डिटोनेटर रखने का गेट का नियम दिया है। और उसमें ये भी था उस दिन हम लोग जो पढ़े थे ना कि वापस आते समय 600 का उठा लेना है और जाते समय ट्रेन दिखाई दे तो जहां संभव है वहीं लगा देना चाहिए। ओके 3.62 वही है। सो हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, एडेक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड 494 पढ़ना ना, 3.62 तो समझ गए ऊपर का। 493 का आंसर समझ गए हम लोग। 493 का आंसर क्या है, डी ऑल द अबव, उसी में 3.62 आ गया। ओके अब 494, adequate arrangement shall be made to erect dash on either side of the overhead equipment or other equipment at every LC so as to ensure that the vehicles passing with adequate clearance. Okay, तो क्या लगाना चाहिए गेटों पे, हाइट गेज। हाइट गेज लगा हुआ देखा है गेट पे कहीं पे, जानते हैं, देखा है कि नहीं? दोनों साइड जो हाँ सर, वो दोनों अच्छी साइड जो पोल रहता है। हाँ, ताकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो ऊंची ट्रैक्टर लोड किया या ट्रक लोड किया, अगर उस गेज के ऊपर ऊंचा है तो नहीं जा पाएगा, वो फंस जाएगा। वो गर्डर लगा रहता है ना कि उससे ऊंची चीज नहीं जाएगी, एडेक उसके बोलते हैं हाँ हाइट गेज। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में ज़्यादा ज़रूरी है वो, पर जहाँ जहाँ इनको लगता है हाँ ऊपर, हाँ वो हमारा जो लिफ्टिंग बैरियर है उसको भी तो टच करने का डर रहता है ना, लिफ्टिंग और ये बैरियर। OHC तो सब सुविधा अधिक सेफ्टी देता है ना सर, क्या बोले? OHC के सेफ्टी के लिए दिया जाता है ना वो भी। हाँ, OHE के सेफ्टी के लिए हाइट गेज देना जरूरी है। और दूसरा है, जैसे मान लो उतना ऊंची गाड़ियां आती नहीं है, जैसे अपना लिफ्टिंग बैरियर देखोगे एकदम 90 डिग्री नहीं खड़ा होता, थोड़ा तिरछा रहता है। तो अगर बहुत ऊंचा लोड करके कोई ओडीसी लेके जा रहा है ट्रक में, तो हो सकता है हमारा बैरियर को टच कर जाए तो खराब होने का डर है। इसलिए कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम गेट में हाइट गेज लगाते हैं। जहाँ नहीं लगा है तो गेटमैन को देखना चाहिए फिर वहाँ पे कि ऐसा तो नहीं कि हमारा बैरियर ही, पता लगा दोनों तरफ से ट्रक जा रही है अप एंड डाउन और एक का ज़्यादा ऊंचा है, बैरियर को टच किया तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रोक देने का ट्रक को। सो 494 ठीक है, आंसर है हाइट गेज। देन 495 न्यूट्रल सेक्शन, अब आ गया इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन जो है। न्यूट्रल सेक्शन मीन्स ए शॉर्ट सेक्शन ऑफ इंसुलेटेड एंड डेड ओवरहेड, वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं रहती जहाँ तक न्यूट्रल सेक्शन है, विच सेपरेट्स द एरियाज बाय द एडजेसेंट डैश। सब स्टेशन होना चाहिए। ये सब स्टेशन का कंसेप्ट सुना है कि नहीं, थोड़ा बहुत मालूम है, आइडिया है कि सब स्टेशन क्या है? न्यूट्रल सेक्शन तो आइडिया है, सब स्टेशन सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? क्या भाई बोलो, यस और नो? दो स्टेशन के बीच में होता है सर ना, हाँ क्या बोले? दो स्टेशन सुने के हैं। बीच में होता है ना सब अच्छा स्टेशन। ठीक है, अजय को डाउट है, अभी दीपक सैनी को सर आइडिया। दीपक सैनी, ये जो हाँ होता है वो हाँ जहाँ से पावर सप्लाई होता है, दो पावर सप्लाई के बीच में होता है सब। राइट। तो ये सब स्टेशन की जरूरत क्या पड़ी है? वो जैसे कि हमारे पास जैसे 3 फेस आता है करंट, करेक्ट है। वो हाँ उसी के लिए सेपरेट सेपरेट जो करंट आता है उसको इंसुलेशन करने के लिए। अच्छा, दीपक सैनी आप बताओ, सब स्टेशन जैसे मान लो दो सब स्टेशन है, तो दोनों के बीच में लगभग कितना दूरी रहती है, कुछ आइडिया है? सर दूरी का उसका तो जो नहीं बोर्ड मालूम रहता है सर। 250 500। हाँ हाँ, वो तो न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड है, 250-500 मीटर। 40 to 50 किलोमीटर रहता है सर। हाँ ये सुबोध को आइडिया है इसका, 40-50-60 किलोमीटर इसी के आसपास रेंज में रहता है। अब एक और अंदर की बात बता देते हैं, आप लोग जितना जानते हो बहुत अच्छा है, कि
जैसे ये लगभग 40 50 60 किलोमीटर दूर पे सब स्टेशन का मतलब पावर हाउस टाइप है वो। पावर हाउस है, वहाँ से वो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं, वो करंट ओएचई में सप्लाई करते हैं। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, करंट को वोल्टेज को बढ़ाया जाता है ना। और कितना वोल्टेज रहता है ओएचई में, ओवरहेड इक्विपमेंट जो जा रहा है। हाँ बोलो बोलो। 25 केवी से। 25 किलोवाट, हाँ केवी। और उसी हाँ को सर। अगर वोल्टेज में बोले तो 25,000 वोल्ट रहता समझो। हाँ 25,000 वोल्ट अपने घर में 220-240 वोल्ट आती है तो जानलेवा रहती है। और वो है 25,000 वोल्ट, इसीलिए बोलते हैं हाई टेंशन वायर है वो। बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो 25,000 वोल्ट से हमारा जो इंजन का मोटर है रन करती है। इसीलिए वो जो इतना हाई वोल्टेज है ना, तो बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल वायर है, आगे आएगा क्वेश्चन में एडवांस में से समझा दे रहा हूँ आपको। तो जो वायर के चारों तरफ कितने रेडियस में डेंजर जोन मानते हैं, बताओ सुबोध। ये 2 मीटर सर। 2 मीटर। तो ऐसा मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये वाले तो आसान एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सो वो जो वायर है, लाइव वायर, उसके 2 मीटर चारों तरफ सर्किल में उसको डेंजर जोन बोलते हैं। अब बात आती है, अभी कंट्रोल ऑफिस में जो काम किए तो आप लोग कुछ लोग सुनते हैं, जब सेक्शन में नाइट में ट्रेन बढ़ जाती ना, मेल एक्सप्रेस अप एंड डाउन दोनों तरफ से है, तो ये जो 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो भी ड्रॉप होने लगता है। तो खुद बोलते हैं लोको पायलट स्टेशन मास्टर को वाकी टाकी में बोलते हैं, सर थोड़ा स्पीड हमारा ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज कम आ रहा है। उनको इंजन में इंडिकेशन आता होगा वोल्टेज कम हो रहा है। तो यहाँ से जो कंट्रोल ऑफिस में टीपीसी है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, वो कुछ करके अपना स्टेप अप करके वोल्टेज बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो ये जो पावर स्टेशन का पर्पज होता है, जिसको सब स्टेशन बोलते हैं, 50-50 60-60 किलोमीटर पर लगाया है, ताकि वो अपने जगह ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के वोल्टेज सप्लाई करते। नहीं तो अगर सोचेंगे कि यहाँ सब स्टेशन है, दूसरा हम 200 किलोमीटर के बाद लगाएंगे, तो ये 25,000 वोल्ट इतना दूर तक मेंटेन नहीं हो पाएगा। वो 50-60 किलोमीटर पे रखने के बाद भी ड्रॉप होने लगता है। अगर ज़्यादा दूर पे रखेंगे तो वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा मन में एक कंसेप्ट रखो। बाकी जो 250 मीटर 500 मीटर बोले वो तो करेक्ट है। न्यूट्रल वार्निंग का जो बोर्ड लगाते हैं, तो लोको पायलट को 500 मीटर मिलता है, फिर 250 पे मिलता है, ताकि वहाँ पे वो स्पीड मेंटेन करके निकल जाएगा। राइट, चलो देन 496 पावर ब्लॉक। ये ओएचटी ब्लॉक को पावर ब्लॉक बोलते हैं। तो ऑफ ए सेक्शन ऑफ लाइन टू डैश, तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रिक ट्रैफिक ओनली। यानी पावर ब्लॉक में कौन सा, इलेक्ट्रिक ट्रैफिक को रोकते हैं। बात प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर टावर कार भी जाएगी तब तो सभी ट्रैफिक रुक जाएगा, लेकिन बिना टावर कार के अगर काम कर रहे हैं तो डीजल गाड़ी जा सकती है। 497 डैश मीन्स सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज यूज फॉर मेंटेनेंस। तो उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं टावर वैगन या टावर कार। डी आंसर है 497 का, डी। देन 498 डैश मीन्स ए competent railway servant who may for the time be responsible to control the power supply of the traction। तो बी आंसर है, जिसको हम लोग टीपीसी बोल रहे थे, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओएचई एरिया में ये रहता है, तो कंट्रोल ऑफिस में है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। देन 499 if work is to be carried out adjacent to the electrical equipment by other than competent railway servant, such work shall be done only when person in charge of the work has obtained a dash duly signed and given by the railway servant with the knowledge of the traction power controller। तो ए आंसर है रिटन परमिट टू वर्क। मतलब कि जो आदमी इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेंड नहीं है और वो ओएचई सेक्शन में वायर के आसपास से, पोल के आसपास काम करना है, तो उसको फिर टीपीसी से परमिट टू वर्क लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसको समझाएंगे कि ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा सेफ्टी से काम करना है, तब परमिट टू वर्क मिलेगा। और ओडीसी के लिए भी आता है एक क्वेश्चन बिट्स में, क्या पता इसमें हो या ना हो, कि अगर ओडीसी को ओएचई एरिया में प्रवेश करने के पहले
गार्ड विल टेक डैश, तो उसका भी आंसर रहता है परमिट टू वर्क। गार्ड को भी परमिट टू वर्क लेने की जिम्मेदारी है ओएचई एरिया में प्रवेश करने के पहले। ओके, सो 499 हो गया। देन 500, नो पर्सन सेल डैश व्हेन दोज व्हीकल्स आर लोकेटेड बीनीथ, बीनीथ माने होता है नीचे, beneath overhead equipment except when the overhead equipment is dead and earthed in accordance with special instructions। C आंसर है इसका, either A or B। climb on the top of engine, ओएचई एरिया में इंजन के ऊपर चढ़ना खतरनाक है, क्योंकि फिर ओएचई का वायर 2 मीटर तक वो डेंजर एरिया खींच लेता है वो। और बी है ऑन द रूफ्स ऑफ कैरेजेज आर वैगन, ओएचई एरिया में वैगन कोच के ऊपर चढ़ना, इंजन के ऊपर चढ़ना एकदम डेंजरस है, नहीं करना चाहिए। तो सी आइदर ए आर बी, मतलब दोनों भी काम मना है। देन 501, अथॉरिटी टू पास स्टॉप सिग्नल एट ऑन इज, ये कहाँ से आ जाता है बीच में? बी आंसर है T3693V। ये बीच बीच में थर्ड चैप्टर का भी क्वेश्चन डाल दिया है। ओके, अब 5 नॉट, ऑपरेटिव चलेगा सर। अच्छा हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये थर्ड चैप्टर 4 सबका आ रहा है आगे, करेक्ट बोल रहे हैं। देन 501 हो गया ना, T393V, क्योंकि T393V ज़्यादातर उसी लिए यूज होता है, कहीं स्टार्टर के लिए, होम सिग्नल के लिए, सन सिग्नल के लिए, सनटिंग परमिटेड इंडिकेटर के लिए, ये बहुत कॉमन अथॉरिटी है। Then 502, authority issued in the form of caution order, so T409। then 503, stunting instruction, तो इसका फॉर्म है T806C। ओके, 504, रिसीव ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन के लिए तो T509। ओके, 504 अथॉरिटी का भी रिवीजन आपका हो जाएगा, चलो सुन लो, अच्छी बात। 504 T509 हो गया। देन 505, अथॉरिटी फॉर ट्रेन टू डिस्पैच फ्रॉम ए नॉन सिग्नल लाइन, तो क्या है? T511, सी आंसर। देन 506, रिलीफ इंजन के लिए क्या होता है? टी बार A602 यूज करते हैं ना, ए है आंसर, T602 रिलीफ लोको और रिलीफ ट्रेन भी भेजते हैं। 507, ड्यूरिंग TSL वर्किंग ऑन डबल लाइन, तो इसके लिए क्या देते हैं? T/D602, सी आंसर। देन 508, अप PLCT फॉर्म नंबर क्या है भाई? तो सी है, T/C 1425। 509, ऑन पेपर लाइन क्लिकेट फॉर्म H डी, डाउन, डाउन का पूछ रहा है, तो डी आंसर है, T/D 1425। ये सब आए तो आसान है, आप लोग सब सही कर लोगे। देन 510, डिसकनेक्शन रिकनेक्शन का रहता है T351, सी आंसर है। देन जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग मैनुअल। अब ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है, थोड़ा कम टच में रहते हैं ना, तो इसमें देखो डाउट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। चलो, ऑपरेटिंग मैनुअल का पहला क्वेश्चन है, The objective behind the operating manual is to provide a ready handbook to officers and staff involved in, तो क्या है? ट्रेन ऑपरेशन। ओके, इसका आंसर ए है, ट्रेन ऑपरेशन। आप लोगों का एग्जाम में ऑपरेटिंग मैनुअल के क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम रहना चाहिए, मेरा अंदाजा ऐसा है। क्या है सुबोध को आइडिया है कुछ? जेड साल से ही पूछता है हाँ, सर। GNSR से 90% तक, इसमें से कुछ जनरल नॉलेज टाइप ऐसे निकाल के पूछ सकते हैं, लेकिन वो जनरल नॉलेज टाइप ही रहेगा। तो देखने का मन है तो देख लो। थोड़ा चलो आज और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन के बाद बंद कर देंगे, फिर देखा जाएगा जैसे डिसाइड करोगे। क्या पता आगे एक्सीडेंट मैनुअल का होगा, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सीडेंट मैनुअल रहेगा, उसमें से आते होंगे क्वेश्चन। इसको मैं भी कल खाली टाइम में देखूंगा कि एक्सीडेंट मैनुअल में आगे किस तरह क्वेश्चन दिए हैं, लगेगा तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज 10 तो देखो, फिर देखते हैं। नंबर 2, द लेटेस्ट ऑपरेटिंग मैनुअल वाज इशूड इन, तो मेरे ख्याल से 2008 होना चाहिए इसका। अच्छा, डेट के साथ दिया वो भी 30 सितंबर 2008, बी है आंसर। ओके,
देन 3 ऑपरेटिंग मैनुअल इशूड बाय रेलवे बोर्ड, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा भी है, इशूड बाय रेलवे बोर्ड चैप्टर 1 डील्स विथ, ऑपरेटिंग मैनुअल के चैप्टर 1 में क्या है भाई, वर्किंग ऑफ स्टेशन, फर्स्ट चैप्टर में वर्किंग ऑफ स्टेशन। देन चैप्टर 2 क्या डील करता है, तो डी है आंसर, वर्किंग ऑफ ट्रेन, वर्किंग ऑफ स्टेशन, नंबर 2 में वर्किंग ऑफ ट्रेन। देन दिया है चैप्टर 4, चैप्टर 4 क्या डील करता है, फ्रेट ऑपरेशन, फ्रेट ऑपरेशन का मतलब ध्यान में रखो गुड्स ट्रेन को बोलते हैं, फ्रेट मतलब होता है माल भाड़ा, तो गुड्स ट्रेन। देन 6 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 6 पूछ रहा है, वो डील करता है मूवमेंट ऑफ ओडीसी, चैप्टर 6 में ओडीसी के बारे में दिया है ऑपरेटिंग मैनुअल में, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 7 डील्स विथ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रोल ऑफिस है, चीफ कंट्रोलर, और वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट के भी जो कंट्रोलर होते हैं, टीएक्सआर कंट्रोल, कमर्शियल कंट्रोल, ये सिक्योरिटी कंट्रोल सब रहते हैं, सब के बारे में दिया है उसमें। देन क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 डील करता है ए कस्टमर इंटरफेस एंड रोल ऑफ कमर्शियल स्टाफ, तो इसमें जो कस्टमर केयर की बातें रहेगी, कमर्शियल स्टाफ ज़्यादा डील करते हैं ना कस्टमर से, रेलवे जो पैसेंजर टिकटिंग सिस्टम है, पार्सल बुकिंग है, सब कमर्शियल स्टाफ डील करते हैं, तो उनका कैसा रहना चाहिए वो सब चैप्टर 11 में दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 ऑपरेटिंग मैनुअल इशूड बाय रेलवे बोर्ड चैप्टर 12 डील्स विथ बी क्या है, इंस्पेक्शन, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है इंस्पेक्शन का, काफ़ी बड़ा है वो भी, जिसमें दिया रहता है ना कि एक रहता है रेगुलर इंस्पेक्शन, फिर एक होता है सरप्राइज इंस्पेक्शन, नाइट इंस्पेक्शन, एलसी गेट इंस्पेक्शन, और उसमें बहुत सारे हैं। तो एक बार तो मैं पूरा पढ़ा बनाया, अब ये है कि उसको टच में रहो तो अच्छा है, नहीं धीरे धीरे दिमाग से निकल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 ऑपरेटिंग मैनुअल इशूड बाय रेलवे बोर्ड चैप्टर 13 डील्स विथ सी है इंटरलॉकिंग, सो चैप्टर 3 में इंटरलॉकिंग बारे में देखो, जीएनएसआर में जो दिया है ना वो ऑपरेटिंग मैनुअल दोनों मिलता जुलता रहेगा, कभी कभी क्या होगा, या तो जीएनएसआर में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है, या कभी कभी ऑपरेटिंग मैनुअल में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं, सो दोनों का नॉलेज रहे तो क्या रहता है, आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ जाता है, बस उतना ही बात है, बाकी तो उतना बड़ी बात नहीं है। सो 10 तक रखो यहाँ पे, जो इंटरलॉकिंग तक क्वेश्चन नंबर 10, फिर मैं ये कल समय निकाल के देखता हूँ कि एक्सीडेंट मैनुअल के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, यूजफुल है, तो पैसे उसको कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद में फिर अपने पास टाइम रहेगा तो इसको भी टच कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बंद करने के पहले आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, जो मन में डाउट आए तो कुछ पूछना है तो पूछ लेना। जैसे सुबोध ने कितना बढ़िया पूछा कि सर 3.62 क्या है समझ में, जैसे मान लो हमेशा याद नहीं रहता, तो हम लोग देख लिए तो सबको फिर से माइंड में फ्रेश हो गया, तो ये इसी तरह अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम बोलें आप बोलो वो रूल में होना चाहिए, ठीक है, ओके।